देखो, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के बारे में तुम लोगों ने कहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का वर्णन हम करेंगे। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की सभ्यता मूल रूप से ऋग वैदिक परंपरा पर आधारित थी। और इस समय के समाज में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आए और इनकी दिशा दशा को विविध प्रकार के शीर्षक में देखा जा सकता है। सबसे पहले सामाजिक जीवन की मैं बात करूंगा। सामाजिक जीवन की जब बात होती है तो उसमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था पर ध्यान आकृष्ट करना होगा। इस समय में 4 वर्णों के अतिरिक्त विविध उपवर्ग और उपजातियों का भी प्रादुर्भाव हो गया था और खास करके ब्राह्मण क्षत्रिय को समाज में निम्न स्तर मिला। अब देखिए, ये शूद्र की दशा और बिगड़ गई। उसे संपत्ति रखने का अधिकार छीन लिया गया, उसे वंचित कर दिया गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुषों को वैश्य और शूद्र कन्याओं से विवाह करने की अनुमति थी, किंतु वैश्य और शूद्र पुरुष ऊपर के जाति के कन्याओं से विवाह नहीं कर सकते थे। इतना होते हुए भी उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से कठोर नहीं थी। यहाँ जब हम छुआछूत की बात करेंगे तो उस समय में विकसित नहीं हुआ था, लेकिन इस काल में वर्ण शब्द का प्रयोग जाति के अर्थ में होने लगा था। और यह मतैक्य भी देखा जाता है कि वर्ण व्यवस्था फैलने लगी थी। इसके अलावे ये स्त्रियों की स्थिति की जब बात होती है तो यह देखा जाता है जो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का जो उच्च स्थान प्राप्त था वह इस काल में नहीं रहा। हुआ क्या, तो उससे बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए। राजनीतिक मामलों में तो बिल्कुल ही उसको पृथक कर दिया गया। विधवा विवाह भी होने लगा था और स्त्रियों को निम्न स्तर का समझा जाने लगा। कन्या को कष्ट और दुख का स्रोत समझे जाने लगा। कारण यह था जो जब कन्या जन्म लेती थी तो कैसा भी परिवार क्यों न हो, आर्थिक संपन्न हो या आर्थिक विपन्न, वह यह धारणा रखते थे कि यह अब आपको दहेज के लिए आ गई है। और दहेज प्रथा भी उस समय में जनप्रिय बन गई थी। इसके अलावा ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच प्रतिद्वंद्विता काफ़ी अधिक हो गई थी। सैनिक और शासक जाति के रूप में क्षत्रिय की शक्ति तो बढ़ गई, साथ ही ब्राह्मण का उदय पुरोहित जाति के रूप में होने लगा। वे पूजा पाठ और कई प्रकार के धार्मिक कार्य संपादित करते थे। कहीं भी यज्ञ करने की बात आती थी तो उसमें ब्राह्मण को पुरोहित रूप में निश्चित रूप से नियुक्त किया जाता था। लेकिन क्षत्रिय में ज्ञान उपार्जन और पुरोहितों के क्षेत्र के ब्राह्मणों को सर्वोच्चता के दावे को कितने इतिहासकारों ने चुनौती भी दिया है। इसके अलावे जब शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ ये ऋग वैदिक काल के अनुपात में शिक्षा का प्रचार प्रसार उच्च वर्ग में साम्राज्य जो था और उसमें समान रूप से ही कहा जाएगा। कारण यह जो आश्रम व्यवस्था भी इस समय सुव्यवस्थित हो गए थे। छात्र जो है वह अपने शिक्षक या गुरु के कुटिया में रहकर दर्शन का, इतिहास का, पुराण का, वेद का, व्याकरण का, नीति और नक्षत्र विद्या का शिक्षा लेते थे और यह आवश्यक भी था। साथ ही साधारणतया शिक्षा की अवधि 12 वर्ष की होती थी। 12 वर्ष
के अंदर भी सो कुछ शिक्षा ग्रहण करके चले जाते थे, लेकिन उसकी एक काल अवधि सो यह निश्चित किया गया था। उस समय के जब हम खान पान की बात हम करेंगे और वेशभूषा की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में सो आर्यों का मुख्य भोजन सो चावल हो गया था, मांस खाना कम हो गया था और ये गाय का सम्मान ही नहीं बल्कि उसका आर्थिक महत्व ही बढ़ गया था, क्योंकि गाय कई प्रकार के सो वस्तु प्रदान करती थी। वस्त्र के रूप में सो कपड़े का, ये सूती वस्त्र का प्रयोग होता था, उन्हीं वस्त्रों का भी चलन हो गया था। लोग सो ये जो कोई व्यक्ति जो सूरापान करता था वह घृणित काम उसको समझता था। ये आपको उस समय में पेय पदार्थों के रूप में सो तुतिका, मांसर, ये सब जो है ना सो प्रयुक्त होता था। दूध दही घी के साथ अन्न को साथ मिला करके कई प्रकार के रंगे हुए कपड़ों और ये क्या नाम है आपको रेशम का प्रयोग लोग करते थे। सिर पर लोग सो पगड़ी बांधते थे और पशुओं के चमड़े भी कहीं कहीं सो पहनने के प्रयोग में आता था। तो अब देखिए औरत को आभूषण से आपको दिल नहीं भरता था और वह कई प्रकार के आभूषण, चाहे हंसुली हो या बाजूबंद, ये सब का प्रयोग उस सब धड़ेले से करती थी। अब उस समय के उद्योग की जब बात आती है तो व्यवसाय वंशानुगत हो गया था। परिवार के में सो एक ही व्यक्ति व्यवसाय करते थे, साथ ही व्यवसाय सो स्वतंत्र रूप से हुए करते थे। इसके बाद आपको नगर का भी प्रादुर्भाव हुआ था। ऋग्वेद में आर्य मुख्य रूप से ये कहें जो केवल गांव में ही वे लोग निवास करते थे, नगर शहर उनका सो जाना कम था, लेकिन कहीं कहीं सो नगर शब्द का भी सो उल्लेख मिलता है, किंतु उत्तर वैदिक काल में आर्य पूर्ण रूप से नगरों में सो निवास करने की बात में सो मतैक्य की स्थिति प्रदान करते हैं। और गंगा यमुना के किनारे बड़े बड़े नगर का निर्माण कराया गया था। इस युग में सो यही सब राजनीतिक और सामाजिक जीवन का केंद्र बन गया था। साथ ही साथ कुछ स्वतंत्र विचार वाले लोग अपना भावना को फैलाने में भी सफल रहे थे। जहाँ तक आर्थिक जीवन की बात होती है तो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में भोजन, वस्त्र और आवास आता है, और भोजन, वस्त्र, आवास आर्थिक जीवन का सो मापदंड निर्धारित करती है। जब तक अर्थ नहीं होंगे तो इस सब का स्तर नहीं बढ़ सकता है, चाहे राजा हो या रंक। तो उस समय का जो गृह निर्माण का देखी जाती है तो आर्य अपने पूर्वजों के समान ही गाँव में रहते थे और शहरी जीवन का सो इस समय भी अधिक विकास हुआ था। वे लोग सो ऋग्वैदिक काल में गाँव में जमीनों के स्वामी छोटे छोटे किसान होते थे, जो उत्तर वैदिक काल में जमींदारों के समान बड़े बड़े भूमिपति होने लगे और उसका प्रभाव भी गांव में काफ़ी अधिक होने लगा और वे सो दिनानुदिन सो शक्तिशाली होते गए। इसके बाद उस समय में कृषि की जब बात आती है तो कृषि सो ऋग्वैदिक काल के अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में खेती के तरीके ज़्यादा उन्नत कर लिए थे। खेती पर ही जीवन निर्वाह का साधन अवलंबित रहता था। भूमि की गहरी जुताई होने लगी थी और उसमें खाद एवं बीज भी डाले जाते थे।
खास करके चावल, गेहूं, जौ उत्पादन करते थे। इसके अलावे भी सो अन्य फसल उत्पादन होने लगा था। कुछ दलहन का भी सो उत्पादन होने लगा था। इसके अलावे सो वाणिज्य व्यापार भी सो प्रचलित हो गया था। सभ्यता की जब प्रगति होती है तो वाणिज्य व्यापार भी बढ़ चलता है। तो उत्तर वैदिक काल में व्यापार और वाणिज्य सो काफ़ी उन्नत हो गया था, अत्यधिक उन्नति कर गया था, क्योंकि लोग उपजाऊ मैदान में निवास करने लगे थे। ये समुद्री व्यापार भी करते थे, नाव के द्वारा ये व्यापार कर लेते थे। ये लोग कपड़े, चमड़े के बदले में सो दवाई, जड़ी बूटियाँ लेते थे। उस समय में मुद्रा का भी प्रचलन हो गया था और ये मुद्रा और वंशानुगत दक्ष व्यापारी द्वारा सो व्यापार का कार्य संपादित करके सो मुद्रा अर्जन किया जाता था, जो संपत्ति बढ़ाने का एक अच्छा उपक्रम था। जब हम पेशा की बात करेंगे तो गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदान में रहते हुए कई प्रकार के उत्तर वैदिक काल में व्यवसायों का वर्णन हुआ है। जैसे आपको ये देखेंगे, जो पशुपालक, जौहरी, शिकारी, चटाई बनाने वाले, हलवाई, इसके बाद मछुआ, नाविक, द्वारपाल, धोबी, जुलाहा, रंगरेज, इसके बाद कसाई, लोहार, बढ़ई, ये सारे लोग रहते थे और अपने तरह का वो लोग सो अपने पेशा में संलग्न रहा करते थे। तो ये क्या नाम है, इस समय में व्यवसाय में अत्यधिक उन्नति हो गई थी। अब इन लोगों को धातु ज्ञान भी होने लगा था। एक तो धातु ज्ञान पहले से आई और साथ साथ इनको ऋग्वैदिक काल में केवल सोना और अयस्क की ही जानकारी थी, लेकिन इस काल में आकर के ये लोग चांदी, टीन, गंगा, शीशा जैसे धातुओं का भी प्रयोग शुरू कर दिया। अयस्क में सो तांबा और लोहा का सो ज्ञान भी इनको सो मिल गया था। अब देखिए, जब तक धार्मिक जीवन की बात आती है तो धार्मिक जीवन के में यह तो पहले जो लोगों में था वैदिक काल में, तो अब भी वह अनवरत बनी रही। ऋग्वेद में देवता सो उत्तर वैदिक काल की सभ्यता में जो पूज्य थे वह अनवरत बना रहा, परंतु इस काल के धार्मिक जीवन में कुछ अंतर भी देखा जाता है। इसमें कुछ परिवर्तन भी आए। पुराने देवताओं का महत्व दिन प्रतिदिन घटता गया और कुछ का महत्व बढ़ता चला गया। एक और स्थान नए नए देवता ग्रहण करते जा रहे थे। देवताओं में पहले प्रजापति का स्थान सबसे ऊंचा होता था, लेकिन अब उसकी महत्ता बिल्कुल घट गई। इस काल में आपको रुद्र का स्थान बहुत बढ़ गया, जो महादेव कहे जाने लगा। आज के तिथि में भी यह बहुत ज़्यादा मान्य है, और यही सब आगे चल करके विष्णु और महादेव कहलाए। रुद्र विष्णु की आराधना सर्वत्र होती थी। इस काल में प्रजापति को पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह के रूप तथा संतान उत्पत्ति के हेतु कछुए के रूप धारण करते हुए बताया जाता था। साथ ही साथ महादेव को देवों का देव और सबसे बड़ा देव कहा जाता था। जहाँ तक यज्ञ की बात है तो ऋग्वैदिक काल के अपेक्षा धर्म में यज्ञ का महत्व से दिनानुदिन बढ़ गया। यज्ञ में भाग लेने के कारण ब्राह्मणों की महत्ता भी दिनानुदिन बढ़ रही थी। ये पहले जो यज्ञ होता था उसमें ऐसा देखा जाता है, ऐसा ऐतिहासिकों का मत है, जो केवल 7 पुरोहित होते थे, लेकिन अब 17 पुरोहित होने लगे। यज्ञ की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि होती गई।
फलतः इस युग के यज्ञों की बढ़ोतरी के कारण सो इसे यज्ञों का युग कहे जाने लगा। अब यज्ञ में फल एवं दूध की बलि के साथ साथ सोम और पशु की बलि देना आवश्यक हो गया था। जब यज्ञ की बात होती है तो राजसूय यज्ञ, इसके बाद सो वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ सो होता था। इसके बाद सो राजा लोग ही ये काम कर सकते थे, चूँकि संपन्नता उन्हीं की होती थी। और यह करने के लिए बहुत सारे संपत्ति के अलावे अन्य कई उपागम की साधारण लोगों को कठिनाई होती थी, इसलिए राजा तक ही यह सीमित था। एक एक यज्ञ तो साल साल भर चलता रहता था। साधारण जनता को इस यज्ञ को कराने की न तो सामर्थ्य या न वह सोच सकता था, क्योंकि आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा आ जाता था। इसके बाद तप की महिमा में सो लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास था और ज्ञात भी हो गया था। उनको विश्वास था कि देवताओं ने तप और यज्ञों के आधार पर ही सो स्वंग को जीता था और प्रजापति की सृष्टि की रचना के लिए तप किया था। तप से ही ब्रह्म को जानो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। यह बात इस युग में सो काफ़ी प्रचलित थी और युग में तप की महत्ता को बढ़ा दिया था। अब देखिए, दार्शनिक विवेचन भी करना अति आवश्यक हो जाता है। अब हमारे समाज में जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का दूसरा वर्ग बहुत ज़्यादा चिंतनशील हो गया था। इस वर्ग के लोग दार्शनिक चिंतन में व्यस्त रहा करते थे। आत्मा एवं परमात्मा के संबंध में सो वह विवेचन करता था, जो आज तक सो अकाट्य है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का ये लोग अनुमोदन करता था। साथ ही साथ ये सब सो खराब कार्य के लिए खराब अगला जन्म मिलेगा और अच्छे काम के लिए अच्छा योनि मिलेगा, इस तरह की बात इनमें प्रचलित थी। मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म का ज्ञान करना आवश्यक हो गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और योनि, ये सब खट दर्शन की रचना भी इसी काल का देन है। अब ये इस युग में सो कई ख्याति प्राप्त दार्शनिक हुए। ये और दर्शन को ऊंचे स्तर तक फैलाया। इसके बाद ये अंधविश्वास और आडंबर की भी इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जिसको कि हम कई उदाहरण के द्वारा दिखा सकते हैं। देवताओं की शक्ति के स्थान को यज्ञों और तपों ने ले लिया। लोगों को यह विश्वास था कि मंत्रों और यज्ञों के द्वारा सिर्फ देवताओं के हृदय को ही जीता जा सकता है, लेकिन उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। भूत प्रेत की रक्षा के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाता था, जो सो आर्यों की बड़े देन कही जाएगी। ये पूर्व वैदिक काल के पवित्र और शुद्ध कर्म के स्थान पर उत्तर वैदिक काल के आडंबरों और अंधविश्वासों ने स्थान ले लिया, और इस युग के लोग आडंबर और अंधविश्वास में सो बहुत ज़्यादा अपना मत रखने लगे। जहाँ तक राजनीतिक जीवन की बात है तो उसमें विशाल साम्राज्य की स्थापना की बात आती है। उत्तर वैदिक काल के आर्यों का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट प्रकार का हो गया था। उस काल में राजस्व का सिद्धांत पैतृक था और ऋग्वैदिक काल के आर्यों को छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हो चुकी थी।
इसके अलावा जब ये राजत्व काल स्वर्ण युग था, जिससे कि प्रजा अत्यधिक सुखी और संपन्न हो सके। अब देखिए हस्तिनापुर का भी प्रादुर्भाव हुआ है, जो अन्न से भरा हुआ रहता था। राजा परीक्षित का सबसे बड़े पुत्र जन्मजय एक प्रतापी राजा हुआ था, और उसके विजय जो है सो हमेशा होती रही। उसकी राजधानी तक्षशिला में थी। इसी तरह आपको कुरु वंश के राजाओं ने हस्तिनापुर पर काफ़ी दिनों तक शासन किया, और अपने गुणों से अपने देश प्रदेश की सीमा को भी प्रभावित किया, और लोकाचारों में उनकी बात जन जन तक आ गई। किंतु आगे चल कर के गंगा के बाढ़ के कारण उसकी राजधानी नष्ट हो गई। उसके बाद कुरुओं के राजा ने प्रसिद्ध कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। अब कुरुओं के जब पतन हुआ है तो राजसत्ता का केंद्र विदेह बन गया। विदेह वही जो जनकपुर जिसको कहते हो, ये विदेह का सबसे बड़ा प्रसिद्ध राजा जनक हुए थे। इस काल में उत्तर वैदिक आर्यों के राजनीतिक जीवन में तो आशातीत परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ युग के प्रजा की शक्ति में काफ़ी वृद्धि भी हुई थी, लेकिन राजा का महत्व जनता के बीच में काफ़ी उत्कृष्ट था। फिर इसमें सम्राट की बात आती है। इस काल में आपको सम्राट की शक्ति भी बढ़ गई थी, और सम्राट चक्रवर्ती होने लगे थे। विविध यज्ञ भी साम्राज्यवाद की ही इच्छा से होती थी। राजा के लिए राजसूय और सम्राट के लिए वाजपेयी, एक राष्ट्र के लिए अश्वमेघ, और विराट के लिए पुरुषमेघ, सर्वराष्ट्र के लिए सर्वमेघ यज्ञ होते थे। सम्राट के जब मृत्यु हो जाती थी तो उसका बड़ा लड़का सम्राट होता था। राजत्व के पैतृक सिद्धांत अकेले राज्य करता था। उसकी सहायता से सभा और समिति होती थी, जिसको लोग दैव निर्मित संस्था मानते थे, और सम्राट भी उसकी परामर्श के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता था। न उनमें यह निर्णय लेने की हिम्मत थी और न उनमें तत्परता। सम्राट धर्म के सामने में नतमस्तक होना पड़ता था। धर्म का प्रधान ब्राह्मण को सम्राट राज सिंहासन से उठकर प्रणाम किया करते थे। इस तरह ब्राह्मण का समाज में उत्कृष्ट महत्व था। वह कर्मकांडी भी होते थे और कर्तव्यपरायण भी होते थे। ब्राह्मण तथा राज नियमों की रक्षा करना ही सम्राट का परम कर्तव्य था। इस तरह सम्राट की शक्ति काफ़ी बढ़ी हुई थी। कभी कभी वो निरंकुश भी हो बैठते थे, लेकिन ये सम्राट की शक्ति मुख्य रूप से यही कहा जाएगा कि बहुत शक्तिशाली थी। इसके बाद अब जब राज्य की आय की बात होगी, रेवेन्यू की बात होगी, तो कर संग्रह की प्रथा इस समय था, और जो कर्मचारी करते थे उसको भाग दूध नामक कर्मचारी के नाम से जाना जाता था। राज्य की आय का 6वां भाग राजा को प्राप्त होता था। राज्य के कर्मचारी की भी प्रादुर्भाव की चर्चा इसमें होगी, और उत्तर वैदिक युग में ऋग वैदिक युग की अपेक्षा राज्य कर्मचारी की संख्या बढ़ गई थी, उसके अधिकार भी बढ़ गए थे। राज्य के मुख्य कर्मचारी को रत्नीनन नाम से जाना जाता था। रत्नीनन मतलब जितने भी कर्मचारी हैं, छोटे से लेकर के बड़े, उसका प्रधान। इसके बाद पुरोहित वर्ग, युवराज वर्ग, महर्षि, सूत, सेनानी, ग्रामीणों, संग्रहित भागदूत दूध जो ग्रामीण राजस्व वसूलने का एक कर्मचारी हुआ करता था। इसके बाद अश्रवाय और संदेश बाधक भी इसमें सम्मिलित था। और एक भाग पदाधिकारी एक भाग का शासक
वहाँ के सम्राट होता था। और इस तरह से सतपति नामक पदाधिकारी के नियंत्रण में संभवतः ये गांव हुआ करते थे। गुप्तचरों का संगठन, पंचायतों का संगठन, गुप्तचरों का संगठन भी अच्छा था और पंचायतों का संगठन भी रचनात्मक था। जहाँ तक इस समय की न्याय व्यवस्था की बात आती है तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से ऋग वैदिक काल की न्याय व्यवस्था से उत्तर वैदिक काल की न्याय व्यवस्था ज़्यादा व्यापक थी, सुदृढ़ थी और रचना वाली थी। साधारण अपराधों का निर्माण ग्राम्य धादिक के द्वारा किया जाता था, जो एक निम्न या नीचे स्तर के न्यायाधीश होते थे। जब कभी राज्य में ब्राह्मण की हत्या हो जाती थी तो उसको बहुत बड़ा पाप समझा जाता था, उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन उस समय किसी को प्राण दंड नहीं दिया जाता था। ये खेल एवं अग्नि परीक्षा ली जाती थी। साथ ही साथ फौजदारी मामला जब आ गया तो प्रतिहिंसा की भावना ये काफ़ी प्रज्वलित हो जाती थी, प्रचलित हो जाती थी। दीवानी मुकदमा का अधिकार पंच द्वारा निर्मित होता था, किंतु कभी कभी मुकदमे को राजा स्वयं सभा की मदद से उसके फैसले करते थे। खास करके सोना की चोरी और सुरापान, जिसको तुम कहते हो शराब की अपराध बहुत बड़ा समझा जाता था और राजद्रोह के लिए केवल प्राण दंड ही दिया जाता था। राजा के विरुद्ध बोलने वाले और शासन में जो व्यक्ति हैं उनके साथ जब अनैतिकता बरती जाती थी उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता था। तो इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था ये ऋग्वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था को अगर हम ऋग्वैदिक काल से जोड़ें तो कुछ परिमार्जित है और कुछ विस्तृत है।